देखिए, अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, एंडोजेनिक प्रोसेसेस की वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं अर्थ पे। लैंडफॉर्म अर्थ पे कोई भी एक छोटे से मीडियम, एक कोई भी हिस्सा जो होता है, ट्रैक जो होता है, उसको हम लैंडफॉर्म बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। तो जब लैंडफॉर्म बन गया, अब क्या होता है, लैंडफॉर्म बनने तक तो रोल होता है एंडोजेनिक फोर्सेस का। एक बार लैंडफॉर्म बन गया, उस पे एक्सोजेनिक एजेंट जो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो होते हैं या एक्सोजेनिक एजेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट होता है मेनली उनका काम? इरोजन करना। सपोज कीजिए दो प्लेट्स टकराई, दो प्लेट्स के टकराने से माउंटेन बना। माउंटेन बनते ही, इनफैक्ट बनते बनते जब वो बन ही रहा होता है, उसी टाइम पे इरोजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है उस माउंटेन का। ये बात ध्यान रखिएगा। और वो हमेशा चलता रहता है जब तक कि प्लेन सरफेस ना हो जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, हिमालय के केसेस में नदियां जो है वो पहाड़ को काटती हैं, पहाड़ों को काट कर मिट्टी प्लेन्स में ला रही है। ये प्लेन जो था पहले डिप्रेशन था, एक गड्ढा था बहुत बड़ा, इसको भर दिया। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हिमालय और ये नॉर्थ इंडियन के प्लेन्स जो एक इनकी सबकी एक हाइट ना हो जाए, जब तक भी ग्रेडियंट बिल्कुल सेम ना हो जाए, स्लोप ग्रेडियंट बचे ना। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए इससे पहले हिमालय की हाइट और बढ़ गई, जो कि बढ़ रही है हर साल, तो इसलिए इरोजन, जितना इरोजन होता है उतना हिमालय की हाइट बढ़ जाती है, बल्कि ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो अभी हिमालय बढ़ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब एंडोजेनिक प्रोसेस रुक जाएगा, हिमालय की हाइट बढ़नी रुक जाएगी। तो फिर क्या होगा? फिर इरोजन स्टार्ट होगा। इरोजन तो अब भी चल रहा है, लेकिन अभी इरोजन के साथ साथ एंडोजेनिक अपलिफ्टमेंट भी हो रही है उसकी, हिमालय की। तो वो सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर, फिर भी नेट रिजल्ट जो निकलता है वो ये निकलता है कि हिमालय 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ रहे हैं। जब वो बढ़ना रुक जाएगा तो फिर उसका घटना स्टार्ट हो जाएगा हिमालय का। ठीक है, फिर तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि प्लेन्स में कन्वर्ट ना हो जाए वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एंडोजेनिक प्रोसेस से लैंडफॉर्म बनते हैं, और लैंडफॉर्म बनने के बाद तुरंत ही इरोजन जो है, मेनली इरोजन जो है, एक्सोजेनिक फोर्सेस जो काम करना स्टार्ट कर देती हैं और लैंडफॉर्म्स को मॉडिफाई करती रहती हैं हमेशा। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। समझ आ गया यहाँ तक? चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या करिए। आफ्टर वेदरिंग प्रोसेस हैव हैड देयर एक्शंस ऑन द अर्थ मटेरियल्स। वेदरिंग हुई, कोई रोक, पेरेंट रोक बना, वेदरिंग हुई, ठीक है, हो गई। अब उसके बाद उसने क्या हुआ, हैव हैड देयर एक्शंस ऑन अर्थ मटेरियल। अर्थ मटेरियल पे वेदरिंग खत्म हो गई, तो उसके बाद क्या होता है? इरोजन स्टार्ट होता है। मेकिंग अबाउट द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, मेकिंग अप द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ मटेरियल बनने के बाद, अर्थ मटेरियल बनने के बाद ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जब वेदरिंग हो गई, वेदरिंग प्रोसेस हैव देयर एक्शंस। वेदरिंग प्रोसेस ने अपने एक्शन कर लिया, किन के ऊपर? जो कि सरफेस बना है अर्थ के ऊपर, जो कि पेरेंट मटेरियल बना है अर्थ के ऊपर। ठीक है, उसने अपना काम कर लिया, वेदरिंग हो गई है। तो अब क्या होगा? जियोमॉर्फिक एजेंट्स। अब जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, वेव परफॉर्म इरोजन। अब क्या करेंगे? जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो है वो इरोजन परफॉर्म करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था, एनसीईआरटी में पढ़ाया था हमने, कि जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो हैं, एक्सोजेनिक एजेंट्स को ही हम जियोमॉर्फिक एजेंट्स कहते हैं। याद रहेगा? ठीक है, और ये जियोमॉर्फिक एजेंट कौन कौन से बताइए यहाँ पे? मेनली रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, वेव्स, ये परफॉर्म करते हैं इरोजन। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑलवेज नोन टू यू दैट इरोजन कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हमें पता ही है कि इरोजन जो है वो अर्थ के सरफेस पे चेंजेस लाता है। जहां पहाड़ है वहां प्लेन बनाएगा, जहां गड्ढा वहीं प्लेन बनाएगा। इरोजन का जो एक्सोजेनिक फोर्सेज जो तब तक काम करती रहती जब तक कि सब कुछ प्लेन ना हो जाए। उनका यही मकसद है, वो सब कुछ प्लेन करके मानेंगे एक दिन। जब एंडोजेनिक प्रोसेस रुक जाएंगे और एक्सोजेनिक चलते रहेंगे तो सब कुछ प्लेन ही करके मानेंगे। ना पहाड़ होंगे, ना पठार होंगे, ना खाई होगी, कुछ होगा, सब बराबर कर देंगे। हजारों लाखों साल लगेंगे उनको, लेकिन कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि तब तक फिर कोई एंडोजेनिक कुछ अपलिफ्टमेंट वगैरह हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या करें नेक्स्ट, कि डिपोजिशन फॉलोज इरोजन। इरोजन हुआ तो डिपोजिशन भी होगा। अगर कहीं पे मिट्टी काटी है तो वो किसने काटी? जियोमॉर्फिक एजेंट ने। तो उसको कहीं ना कहीं वो लेके भी तो जाएगा। मान लीजिए हवा ने मिट्टी उड़ाई, तो कहीं जाके छोड़ेगी भी तो उसको। मान लीजिए पानी ने मिट्टी काटी पहाड़ से, पत्थर से, तो उसको जाके कहीं ना कहीं छोड़ेगी भी तो। जब उसकी जो स्पीड कम हो जाएगी, भारी हो जाएगी मिट्टी, फिर उसे भारी लगने लगेगी, तो फिर मिट्टी उसको वहीं छोड़नी पड़ेगी, है ना। तो डिपोजिशन जो इरोजन को फॉलो करता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ डिपोजिशन टू चेंजेस ओकर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑब्वियस सी बात है, डिपोजिशन से भी तो चेंजेस आएंगे। जहां पहले गड्ढा था वहां पे डिपोजिशन होगा तो प्लेन बन जाएगा। जहां पहले प्लेन था, अगर वहां पे डिपोजिशन होगा तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, है ना। तो डिपोजिशन की वजह से भी चेंजेस आते हैं अर्थ के सरफेस पे। यहां तक समझ आ गया? चलिए आगे देखते हैं। लैंडफॉर्म्स।
अभी क्या कर रहा है, लैंडफॉर्म्स की डेफिनेशन बता रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्स और पार्सल्स ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का एक छोटे से मीडियम हिस्सा जो होता है उसको हम लैंडफॉर्म बोलते हैं, बस इतना याद रखिएगा। स्मॉल सरफेस, स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्स और पार्सल्स ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ का एक टुकड़ा, छोटे से मीडियम, बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अभी क्या करें, सेवरल रिलेटिव लैंडफॉर्म्स टुगेदर मेक अप लैंडस्केप। बहुत सारे लैंडफॉर्म्स मिलकर के एक लैंडस्केप बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लैंडफॉर्म यहाँ पे है, एक लैंडफॉर्म अमेरिका में, तो वो मिलकर लैंडस्केप बनाएंगे, नहीं, रिलेटेड होने चाहिए, वो आसपास ही होने चाहिए, ठीक है। जैसे पहाड़, नदियां, पठार हो गए, बगल में उसके नदी बह रही है कोई, या प्लेन है, तो वो सब लैंडस्केप बनाते हैं, समझ गए। लार्ज सबटेक्स ऑफ सरफेस, और जो लैंडस्केप्स होते हैं वो अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हो गया। अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ये चैप्टर 6 चल रहा है, लैंडफॉर्म अंडर इवोल्यूशन का, ठीक है। और मेरा नाम अंकुर कौशिक है, और आप सबका हमारे चैनल यूपीएससी एक्सेसरीज में स्वागत है। आज मैं बताना भूल गया था आपको, तो फिर बात बता देता हूँ। तो ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन का ये खत्म कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं, चलिए। चलिए, अब देखते हैं आगे एनसीईआरटी क्या बोलती है। आगे एनसीईआरटी बोलती है, ईच लैंडफॉर्म हैज इट्स ओन फिजिकल शेप। हर लैंडफॉर्म की अपनी अलग फिजिकल शेप होती है। ओके, सी बात है। पहाड़ भी हो सकता है, पठार भी हो सकता है, प्लेटी भी हो सकता है, मतलब है माउंटेन भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, गड्ढा भी हो सकता है, खाई भी हो सकती है, ठीक है। साइज अपना अलग होता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। मेटेरियल्स भी उसके अलग हो सकते हैं, किसी मेटेरियल का बना हो सकता है। एंड इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ सर्टेन जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट्स। जो हम आज लैंडफॉर्म देख रहे हैं वो एक रिजल्ट है अलग अलग जियोमॉर्फिक प्रोसेस और एजेंट्स का। अलग अलग जियोमॉर्फिक प्रोसेस ने काम किया है, अलग अलग जियोमॉर्फिक एजेंट्स ने काम किया है, तब जाके वो लैंडफॉर्म तैयार हुआ जो हम आज देख रहे हैं, ठीक है। जैसे अरावलीज कभी बहुत बड़े थे, हिमालय जितने थे, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो अलग अलग प्रोसेस ने बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक प्रोसेस चले। पहले वो एंडोजेनिक प्रोसेस चले, वो पहले उनकी हाइट बढ़ी, फिर बाहर के बढ़ने के बाद लैंडफॉर्म जब बन गया उसके बाद फिर इरोजन स्टार्ट हुआ, या साथ में भी हो गया इरोजन, जब बन रहे तब भी हो रहा होगा, इरोजन हुआ, तो आज वो धीरे धीरे फिर इरोजन हो तो इस फॉर्म में आ गए, इतने छोटे हो गए जितने की आज हम उन्हें देखते हैं अरावलीज को, है ना। छोटी छोटी चट्टाने ही तो ऐसे चढ़ जाते हैं हम लोग भाग के, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आज जो हम लैंडफॉर्म देख रहे हैं कोई भी, आज हम नॉर्थ इंडिया का प्लेन देख रहे हैं, यहाँ कभी टेथिस सी था, तो क्या वो अलग अलग जियोमॉर्फिक प्रोसेस ने और एजेंट्स ने काम किया, तब जाके आज वो इस फॉर्म में तैयार हुआ जिसमें हम उसे आज देख रहे हैं। समझ गए, यहां तक समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट्स आर स्लो। लेकिन जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है और जो एजेंट्स हैं, इनके जो एक्शन होते हैं बहुत स्लो होते हैं। एंड hence results take a long time to take shape। इसीलिए रिजल्ट आने में, रिजल्ट जो हम शेप आने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ये जो हम देख रहे हैं लैंडफॉर्म्स एक दिन में नहीं बने हैं, लाखों सालों में बने हैं, ठीक है। अब ये देखो कि लगभग 2000 साल की हिस्ट्री तो हमारे पास लिखी हुई है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि लगभग 2000 साल की तो हिस्ट्री आपने पढ़ी देखी हुई है। 2000 साल में लैंडफॉर्म्स में कोई चेंज ही नहीं आया, ऐसे कैसे ही है। इसका मतलब 2-4 हजार साल कुछ भी नहीं होते इनके लिए, लाखों साल लग चाहिए होते हैं, तब जाके थोड़ा बहुत चेंज आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी लैंडफॉर्म हैज ए बिगिनिंग। हर लैंडफॉर्म की बिगिनिंग होती है। कभी यह समुद्र था, आज प्लेन है, आज हिमालय है, तो कभी तो बिगिनिंग हुई होगी ना। प्लेट्स जब इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया होगा तब उसकी बिगिनिंग हो गई होगी, और वो बीच का जो मैटर है वो क्या होगा, इकट्ठा होकर ऊपर बढ़ा, ऊपर आया, है ना। राइज वो क्या वो राइज हुआ, तभी तो हिमालय बने, तो कभी उसकी बिगनिंग हुई होगी। तो हर लैंडफॉर्म की एक बिगनिंग होती है। लैंडफॉर्म्स वंस फॉर्म, लेकिन एक बार जब लैंडफॉर्म बन जाता है, मे चेंज इन देयर शेप। एक बार लैंडफॉर्म्स अगर एक बार बन जाए, फिर उसके बाद उसकी शेप जो चेंज हो सकती है, साइज और नेचर स्लोली स्लोली चेंज होता है, और धीरे भी चेंज और फास्ट धीरे भी चेंज हो सकता है, ड्यू टू कंटिन्यूड एक्शन ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट्स। जियोमॉर्फिक एक बार लैंडफॉर्म बन जाए, लैंडफॉर्म की कभी ना कभी बिगनिंग हुई होगी, कभी तो लैंडफॉर्म बनना स्टार्ट होगा, वो एक एंडोजेनिक प्रोसेस है। यहां पे ये क्या कहना चाह रहा है कि लैंडफॉर्म बनना एक एंडोजेनिक प्रोसेस है, लेकिन वो लैंडफॉर्म बनते ही या जैसे वो बन भी रहा होता है उस टाइम पे भी उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं,
और वो क्यों? क्योंकि अलग अलग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, अलग अलग जियोमॉर्फिक एजेंट्स उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, अलग अलग प्रोसेस चालू हो जाते हैं। इसीलिए लैंडफॉर्म्स में हमेशा चेंज आता रहता है। ये चेंज क्या बोल रहा है? स्लोली भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। इसका शेप और साइज और नेचर चेंज हो सकता है इसमें। समझ गए? लैंडफॉर्म का शेप, साइज और नेचर चेंज हो सकता है। नेचर मतलब जहां आज थार है वहां कभी उपजाऊ मिट्टी थी। याद रखना ये बात, आगे बताऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन एक एग्जांपल दो तो नेचर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, वही बात है। चलिए, तो ये हो गया। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। चलिए, चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं जरा। ड्यू टू चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस and vertical and horizontal movements of land masses, either the intensity of processes or the processes themselves might change, leading to new modification in the landforms. कुछ समझ आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। कहता है ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे चेंज हुई? कैसे हो सकती क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज? मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में एक कॉन्टिनेंट अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंचा था। अब सपोज कीजिए एक कॉन्टिनेंट जो कि नीचे पोलर रीजन में है, अगर वो ऊपर चढ़ के ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में आ गया तो क्या होगा? क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी कि नहीं होगी? जहां बर्फ थी वहां पानी हो जाएगा। और उल्टा, अगर कोई ट्रॉपिक्स में था और नीचे चला गया पोलर में, या ऊपर पोल की तरफ चला गया तो उल्टा हो जाएगा। जहां पानी था, ट्रॉपिक्स में पानी होगा, वहां बर्फ हो जाएगी। टेम्परेचर कम होगा, वहां टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। पहले टेम्परेचर ज्यादा तब कम हो जाएगा, है ना? उल्टा ऐसा हो जाएगा ना। तो क्या होगा? अब प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा जियोमॉर्फिक। पहले जो इरोजन हो रहा था पानी कर रहा था, अब इरोजन होगा ग्लेशियल। होगा कि नहीं होगा? तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने की वजह से जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस चेंज हो सकता है, में चेंजेस आ सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस भी चेंज हो सकता है। एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज कीजिए कोई अगर कॉन्टिनेंट था पहले ऊपर वाले हेमिस्फीयर में था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, अब वो नीचे वाले हेमिस्फीयर में आ गया, तो विंड्स की डायरेक्शन बदल जाएंगी नहीं बदल जाएंगी? या पहले कोई सपोज कीजिए ट्रेड विंड्स के स्फीयर में था जहां पर ट्रेड विंड्स चलती हैं, अब वो थोड़ा ऊपर खिसक गया तो जो उससे ऊपर कौन सी विंड होती है? वेस्टर्लीज जो होती है, वहां पे पहुंच गया तो फिर क्या होगा? है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्लाइमेटिक कंडीशन बदलती हैं। अरे मान लीजिए एक विंड तो चल रही ईस्ट की तरफ, ये लैंडफॉर्म है हमारा, ईस्ट से आ रही है। अब ये कॉन्टिनेंट की पोजीशन चेंज हुई, अब ईस्ट से नहीं आ रही, अब वो विंड वेस्ट से आएगी। तो इरोजन पहले या इधर हो रहा था, अब इस तरफ से होगा, है ना? ऐसा होगा कि नहीं होगा? या उल्टा मान लीजिए, पहले क्या होता था? पहले कोल्ड विंड थी इस रीजन में जहां पे कॉन्टिनेंट था, अब वो कॉन्टिनेंट शिफ्ट हो गया कहीं पे, वहां पे हॉट विंड चल रही है, तो फिर अब इरोजन का प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। तो क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से प्रोसेस, जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस चेंज हो जाती है, पूरा का पूरा जियोमॉर्फिक प्रोसेस ही बदल जाता है। इसी तरीके से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ लैंड मासेस का मूवमेंट हो रहा है। वर्टिकल मूवमेंट मतलब पहाड़ बन जाना। अगर हिमालय नहीं होते तो जो साइबेरिया से जो हवाएं चलती ठंडी, वो इंडिया में आती है, इंडिया का टेम्परेचर माइनस में जाया करता, लेकिन हिमालय की वजह से नहीं जा रहा है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? यहां का भी टेथिस सी था, समुंदर था, आज यहां पे प्लेन है, तो यहां प्रोसेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होती है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अगेन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से तो सब कुछ ही चेंज हो रहा है, प्रोसेस चेंज होगा कि नहीं होगा? पहले कोई कॉन्टिनेंट पोलर रीजन में था, अब वो ट्रॉपिक्स में आ गया, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस अपने आप चेंज हो जाएंगे। पोलर रीजन में तो वैसे ही जियोमॉर्फिक प्रोसेस धीरे चलते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होती है, ट्रॉपिक्स में ज्यादा होती है, तो प्रोसेस चेंज हो जाएंगे। तो ये यही बोल रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, बदलने की वजह से, और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने की वजह से लैंडफॉर्म मास में जियोमॉर्फिक प्रोसेस बदल जाते हैं, में चेंज आता है, या पूरे का पूरा प्रोसेस ही बदल जाता है। यहां तक समझ आ गया? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट समझ आ गया? वर्टिकल माउंटेन बिल्डिंग और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला समझ आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लीडिंग टू न्यू मॉडिफिकेशन इन द लैंडफॉर्म, और लैंडफॉर्म्स में फिर नए मॉडिफिकेशन हो जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन हियर इंप्लाइज, अब लैंडफॉर्म की तो बात तो हो गई, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मतलब है लैंडफॉर्म एंड देन इवोल्यूशन। तो लैंडफॉर्म्स की तो बात हो गई बहुत, अब जरा इवोल्यूशन की पढ़ लेते हैं।
evolution here मतलब in this chapter implies stages of transformation of either a part of the earth's surface or from one landform into another or transformation of individual landform after they are once formed. ये कह रहा है कि evolution here implies उन स्टेजेस के बारे में बात कर रहा है। एवोल्यूशन का मतलब वो स्टेजेस हैं जिन स्टेजेस की वजह से एक लैंडफॉर्म दूसरे लैंडफॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब पहाड़ प्लेन बन गए, जहां खाई थी वहां प्लेन बन गया, या एक इंडिविजुअल लैंडफॉर्म में अपने आप में चेंजेस आते हैं। जैसे कि यहां पे पहले गड्ढा था, यहां प्लेन हो गया। अरावलीज कभी प्लेन्स में चेंज हो जाएंगे, तो वो एक लैंडफॉर्म से दूसरे लैंडफॉर्म में चेंज हो रहा है ना। हिमालय भी प्लेन्स में चेंज हो जाएंगे, वो एक लैंडफॉर्म से दूसरे लैंडफॉर्म में चेंज हो रहा है। लेकिन अपने आप हिमालय में भी चेंजेस हो रहे हैं, अपने आप अरावलीज में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो क्या कह रहा है, एक लैंडफॉर्म का दूसरे लैंडफॉर्म में चेंज होना या किसी लैंडफॉर्म में अपने आप में चेंजेस आने, उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। और ये काम स्टेजेस में होता है। ऐसा नहीं है कि आज यहां हिमालय है और तुरंत अगले दिन क्या होगा, वहां पे प्लेन आ जाएगा। नहीं, पहले उनकी हाइट थोड़ी कम होगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी। इस तरीके से स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो सभी हमें पढ़नी है। ठीक है, चलिए। ट्रांसफॉर्मेशन इंडिविजुअल लैंडफॉर्म आफ्टर दे आर फॉर्म्ड। लैंडफॉर्म जब फॉर्म हो गए उसके बाद उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम वो स्टेजेस में होता है, उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। इतनी सी बात है। दैट मीन्स, इसका मतलब ईच एंड एवरी लैंडफॉर्म हैज अ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंजेस थ्रू टाइम। वही वाली बात है, आगे ना वही वाली बात। आज जो हम देख रहे हैं लैंडफॉर्म, उसकी एक हिस्ट्री रही है। आज जो यहाँ पे प्लेन में खड़े हैं ना नॉर्थ इंडिया में, वो ऐसा नहीं था। नॉर्थ इंडिया का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से वीडियो बना रहा हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, तो इसलिए मैं नॉर्थ इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ। या जो लोग पहाड़ में रहते हैं, तो पहाड़ ऐसा नहीं है कि हमेशा से पहाड़ ही था, उसकी भी एक हिस्ट्री है। कभी वहां 33C था, यहाँ से कभी 33C था। जो आज हिमालय की चोटी पे जो मटेरियल है वो कभी समुद्र के नीचे था, है ना। ऐसी बात है कि नहीं है। तो क्या कह रहा है कि इसका मतलब जो भी लैंडफॉर्म है उसकी एक हिस्ट्री रही है और डेवलपमेंट की और चेंजेस की, उसमें जो आई है लगातार टाइम के साथ। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंडमास पासेस थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कोई भी लैंडमास जो है वो डेवलपमेंट की स्टेजेस से पास करता है। ऐसा नहीं कि सीधा अगर एक दिन प्लेन था अगले दिन उठे तो पहाड़ बन गया, नहीं, उसको बनने में बहुत टाइम लगा है। हिमालय भी बहुत फेजेस में बने हैं, बहुत सारे स्टेजेस में बने हैं, और अब उनका इरोजन भी स्टेजेस में ही होगा। समझ रहे हो, कोई भी लैंडफॉर्म स्टेजेस में ही बनता है, स्टेजेस में ही उसमें चेंजेस आते हैं, एकदम से चेंजेस नहीं आते, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस होता है। और समवॉट कंपेरेबल टू स्टेजेस ऑफ लाइफ। लाइफ की जो स्टेज होता है उनकी जैसे कि पहले स्टार्टिंग में बच्चा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो थोड़ा मिडिल एज में आता है, उसके बाद फिर वो बूढ़ा होने लगता है ना। इन लाइफ की यही तो स्टेज होता है। इसी तरीके से लैंडफॉर्म्स की भी होती है। कौन कौन सी? एक यूथ होती है, मैच्योर होती है और ओल्ड स्टेज होती है। समझ गए। यूथ का एग्जांपल हिमालय हो गए हमारे, ओल्ड का एग्जांपल अरावलीज हो गए हमारे, मैच्योर इनके बीच में सोच लो, खुद ही सोच लो क्या होगा बीच, मैच्योर जो होगा बीच वाला हिस्सा, मतलब टाइम होगा। तो बाकी अभी आगे एग्जांपल आएंगे, इस सब चीजों को ही पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे रनिंग वाटर के बारे में। अब क्या कह रहा है, लैंडफॉर्म एंड देन इवोल्यूशन। कि लैंडफॉर्म बन गए, लैंडफॉर्म तो बन गए एंडोजेनिक फोर्सेस से, अब उनका इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन इवोल्यूशन तो कौन करेगा? जियोमॉर्फिक एजेंट्स करेंगे ना। और उनमें सबसे पहला एजेंट कौन सा है? रनिंग वाटर। तो रनिंग वाटर के बारे में हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी रनिंग वाटर के बारे में होगी। इसमें जो समझ में नहीं आया है मुझे कमेंट कर दिया, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।